पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। कृषि उन्नति योजना की प्रगति पर समीक्षा बैठक, केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बैठक, मंत्री गणेश जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की सहभागिता। देहरादून में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन, मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर की शिविर का उद्घाटन, क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर, पूर्व सीएम सिंह ने परिवार से मुलाकात कर व्यक्त की संवेदनाएं। उत्तराखंड पुलिस का 2026 के लिए रोड मैप तैयार, डीजीपी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक, कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता सहित कई विषयों पर हुई चर्चा। और अंकिता हत्याकांड में जवाब नहीं मिलने पर महिला कांग्रेस में आक्रोश, सरकार के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, का सीबीआई जांच कराने से डरती है सरकार। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना की प्रगति समीक्षा बैठक में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आरकेवीआई के अंतर्गत घेरबाड़ के लिए आगामी 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष रुपए 200 करोड़ का बजट उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घेरबाड़ के लिए रुपए 90 करोड़ की राशि पर सहमति जताई और शीघ्र ही ये धनराशि विभागीय योजना के अंतर्गत राज्य को जारी करने का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नमामि गंगे क्लीन अभियान परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 250 क्लस्टरों के लिए भारत सरकार से शेष रुपए 85.48 करोड़ की धनराशि और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2025-26 की द्वितीय किस्त के रूप में रुपए 89.33 करोड़ अवमुक्त करने का भी अनुरोध किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र और राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से प्रदेश के प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए, निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने पीएम आरकेवीवाई और कृषि उन्नयन योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इस स्वास्थ्य शिविर में क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच कराई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों को इस जनहितकारी आयोजन के लिए बधाई दी और उन्हें कहा कि इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उपस्थित लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्ष सेवा, सुशासन और विकास का वर्ष है। प्रदेश सरकार भी जनकल्याण के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। क्षेत्र बहुत ही नटखट जहां भी वो देख रही होंगी, जैसा कि अभी हलवाई के बारे में बताया और शोध के साथ किया कि वर्ष 2024 में हम यहाँ पर बैठे हैं। 2020 का वर्ष सेवा का वर्ष है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कई सवालों के जवाब नहीं मिलने से नाराज महिला कांग्रेस ने सरकार और यमकेश्वर की विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेसियों ने ऋषिकेश स्थित विधायक रेणु बिष्ट के आवास का घेराव करने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और घेराव करने जा रही महिलाओं को रास्ते में बैरिकेडिंग कर रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई से महिलाएं भड़क गई और उन्होंने सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बैरिकेडिंग तोड़कर विधायक आवास तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। इस दौरान महिला कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि सरकार जब जब डरती है तब तब पुलिस को आगे करती है। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज तक विधायक रेणु बिष्ट ने एक शब्द नहीं कहा है। इसके अलावा वीआईपी कौन है, इसका जवाब भी सरकार ने नहीं दिया। हत्याकांड में गट्टू कौन है,
अब इसका जवाब मिलना भी बाकी है। सवाल उठाया कि यदि सरकार अंकिता को पूर्ण रूप से न्याय दिलाना चाहती है तो सीबीआई जांच कराने से क्यों डरती है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जब तक सरकार उनके सवालों के जवाब नहीं देगी तब तक ऋषिकेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस प्रकार के आंदोलन किए जाते रहेंगे। से न्याय की मांग कर रहे हैं। इन्हीं के मंत्री द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर वो रेखा जो उनकी उर्मिला सोनकर की मैं यहाँ बात करूंगी, अगर वो उनकी पत्नी नहीं है तो एक मीडिया की प्रेस वार्ता जब हुई है तो उन्होंने मांग भरी है और उन्होंने कहा है कि ये एआई से हुआ। एआई तो किसी की कोई मांग नहीं भरता और ना इतने गंदे शब्दों का या किसी अश्लील फोटो को एआई दिखाता है। तो सबसे पहली बात तो या तो उस महिला की जांच होनी चाहिए, उनके फोन की जांच होनी चाहिए। अगर वो महिला सही कह रही है और जो गट्टू और भट्टू इन तरीके के नामों का जो जिक्र हो रहा है तो इस पर सरकार मौन क्यों है। और उसमें जो महिला नेत्रियां इतने बड़े बड़े पदों पर बैठी हैं वो उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इसीलिए हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि अंकिता और मात्र सिर्फ अंकिता की बात नहीं, न जाने अंकिता जैसे कितने 2022 में सितंबर में जिस तरीके से अंकिता के साथ यौन शोषण की कोशिश करी, उनकी हत्या हो गई और आज 3.5 साल बाद हम लोग लगातार ये बात करते रहे कि आधा अधूरा न्याय अंकिता को मिला। लेकिन 3.5 साल बाद जैसे भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी ने बोला कि जिस दिन अंकिता के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई, उनकी हत्या हुई, उस दिन उनका जो उत्तराखंड प्रभारी है दुष्यंत गौतम जो वहां पे मौजूद थे, हम लगातार इस मांग को और पूरा प्रदेश इस मांग को कर रहा है कि अंकिता भंडारी की जो केस है उसको दोबारा रीओपन किया जाए, उस केस की सीबीआई जांच की जाए और वो जो वीआईपी है जिसका नाम आ रहा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन सरकार करे, सीबीआई जांच की मांग को प्रदेश की माने और अंकिता को पूर्ण न्याय दिलाए। उसके खिलाफ आज हम रेणु बिस्ज के यहाँ आए क्योंकि सबसे पहले रेणु बिस्ज ने बुलडोजर चलाने का काम क्राइम सीन में किया। आपने पूरे देश में इससे पहले कभी नहीं सुना होगा कि कहीं पे हत्या हो गई, यौन शोषण की कोशिश हुई और रातों रात वहां पे बुलडोजर चलाने का काम किसी ने किया। रेणु बिस्ज का नाम लगातार इस मामले में शुरू दिन से आ रहा है लेकिन उनकी बिल्कुल भी इंक्वायरी नहीं हुई है और वो एक शब्द इस प्रदेश की बेटी के लिए नहीं बोली, इसलिए आज उनके घर का घेराव हो रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर प्रदेश भर में उबल रहे जनाक्रोश के बीच काशीपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी। महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी परिसर में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनुपम शर्मा ने प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार सच्चाई सामने लाने के बजाय आरोपियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। वहीं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अलकापाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही निष्पक्ष जांच की मांग पर अडिग है। जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेंगे। तो वहीं उत्तराखंड पुलिस का 2026 के लिए रोड मैप तय। एक और तक पहुंचा रहे जहां पर उत्तराखंड पुलिस ने अब 2026 के लिए अपना रोड मैप तय कर लिया है। डीजीपी दीपम सेठ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, शाखाओं की कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता सहित कई विषयों पर हुई चर्चा। आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और ड्रग फ्री देवभूमि मिशन पर विशेष फोकस। पुलिस कल्याण, पदोन्नति और प्रशिक्षण ई ऑफिस के उपयोग पर दिया जोर। जल्द ही सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक। डीजीपी, आईजीपी कॉन्फ्रेंस के एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा। भविष्य की पुलिस रणनीति को देंगे अंतिम रूप। डीजीपी के अधिकारियों को निर्देश, राज्य की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण में साइबर सर्विलांस और साइबर इंटेलिजेंस को दें विशेष प्राथमिकता। एटीएस, एएनटीएफ और ट्रैफिक निदेशालय के पुनर्गठन पर दें विशेष जोर। साइबर अपराधों की त्वरित शिकायत निस्तारण के लिए 1930 हेल्पलाइन को बनाए प्रभावी। 112 इमरजेंसी सिस्टम को बेहतर और तकनीकी रूप से करें मजबूत। बजट, प्रोक्योरमेंट और अन्य वित्तीय मामलों का शीघ्र करें निस्तारण। लंबित प्रस्तावों और शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों का जल्द करें समाधान। सभी अनुभागों में प्रस्तावों की गति बढ़ाएं। पारदर्शिता के लिए ई फाइल प्रणाली के माध्यम से ही फाइलों के मूवमेंट पर दे विशेष ध्यान। उत्तराखंड पुलिस गीत को व्यापक रूप से करे प्रचारित। ये गीत राज्य की सांस्कृतिक पहचान, ये कह रहा है डीजीपी दीपम सेठ का। गीत पुलिस की कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भावना को करता है अभिव्यक्त। पुलिस के सभी आधिकारिक कार्यक्रमों और परेड में अनिवार्य रूप से बजाए गीत।
बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित कुमार सैनी के निधन के क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मृतक बीजेपी नेता के आवास पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि अमित सैनी एक कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता थे, जिनका जाना पार्टी और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि दुख की इस घड़ी में वे और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। सांसद के साथ राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी और कलियर विधानसभा से बीजेपी पूर्व प्रत्याशी मुनीश सैनी भी मौजूद रहे हैं। सभी नेताओं ने अमित सैनी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीते 13 दिनों से शहीद स्थल झूलाघर पर धरना प्रदर्शन कर रहे पटरी व्यापारियों से नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की वार्ता के बाद धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। साधना प्लस न्यूज चैनल द्वारा लगातार पटरी व्यापारियों की खबरें प्रकाशित करने का अवसर देखने को मिला है और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चैनल का आभार व्यक्त किया। लगातार चलाई जा रही खबरों के चलते पालिका अध्यक्ष को मजबूर होकर पटरी व्यापारियों से वार्ता करनी पड़ी। माना जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मध्यस्थता के बाद नगरपालिका द्वारा वार्ता की गई है और सभी व्यापारियों को व्यवस्थित करने का आश्वासन दिया गया है। कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन ने पटरी व्यापारियों को अपना समर्थन दिया था और शहर की राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर लगातार चर्चा का बाजार गर्म था। पटरी व्यापारी बिल्लू वाल्मीकि ने हमारे चैनल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके द्वारा लगातार हमारे पक्ष में खबरें प्रकाशित की जा रही थी, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा पटरी व्यापारियों के साथ वार्ता की गई और अपना रोजगार खो चुके लोगों को एक बार फिर उम्मीद जगी है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि पटरी व्यापारियों के साथ सफल वार्ता हुई है और उनसे कहा गया है कि माल रोड पर किसी भी प्रकार की पटरी नहीं लगेगी। टीवीसी बैठक में पात्र लोगों को अन्य स्थानों पर विस्थापित किया जाएगा। पर्यटन नगरी मसूरी अपनी एकता और संस्कृति के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन आज पर्यावरण मित्रों के साथ एक व्यक्ति द्वारा जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल करने पर समाज में बेहद नाराजगी देखी गई। दर्जनों लोगों ने कोल्लड़ी पुलिस चौकी पहुंचकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और उक्त व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। वाल्मीकि समाज के लोगों ने शहर का माहौल खराब करने की बात की और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। प्रिंस पवार ने बताया कि होटल में कार्यरत एक कर्मचारी ने पर्यावरण मित्र के साथ अभद्रता की, साथ ही जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। इससे शहर का माहौल खराब हो रहा है। वहीं वाल्मीकि समाज के प्रधान निरंजन लाल ने कहा कि होटल में कार्यरत एक सफाई कर्मचारी के साथ जिस तरह की घटना हुई वो बहुत निंदनीय है। जब तक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई तब तक सभी समाज के लोग चौकी में ही रहेंगे। एसएसपी अजय सिंह की सटीक रणनीति से दिल्ली का अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह दून पुलिस की गिरफ्त में आया है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से घटना में चोरी की गई कार, नकदी, ज्वेलरी और घटना में प्रयुक्त तमंचे, खुखरी, चाकू सहित अन्य सामान बरामद किया गया। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के बाद पुलिस ने टीम का गठन कर चोरों की धरपकड़ में जुट गई थी। मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान टी स्टेट से घटना में शामिल 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों की पहचान मंगलू, मनोज और अजय के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि चोर बेहद शातिर किस्म के अपराधी हैं। घर की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पटेल नगर क्षेत्र से चोरी कार का प्रयोग कर चोरों ने ऋषिकेश में भी नकबजनी की घटना का प्रयास किया था। पुलिस से बचने के लिए स्थानीय वाहनों की नंबर प्लेट अपने वाहनों पर लगाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने चोरों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। एक घर में चोरी की वारदात हुई थी। चूंकि चोरी की वारदात के साथ साथ चोरों ने जो है वहां नई खड़ी कार को भी चुरा के ले गए थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो जब इस तरह की गाड़ियां चोरी की जाती तो कहीं ना कहीं उस गाड़ी का प्रयोग जो है किसी आपराधिक वारदात में होने की पूरी संभावना रहती है। और इसमें भी ऐसी हुआ, जिस गाड़ी से वो चोरी करने आए थे, दिल्ली से पूरा गैंग था, वो खुद गाड़ी चोरी की थी, उसमें चोरी की थी और उसको उनको ये सोचकर कि वो गाड़ी को उसको उन्होंने कटवा दिया, कबाड़ी किया और जो गाड़ी यहाँ से चोरी करके ले गए थे, जो हमारे वादी है उनके घर से, उस पर
पर जो है फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसी गाड़ी से अन्य वारदात को देने अंजाम जो है ये घूम रहे थे। तो इसमें पुलिस ने भी इनसे जो है इसमें 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं अभी टोटल, जो सभी गाजियाबाद और दिल्ली के रहने वाले हैं। और इनसे जो है 1 लाख रुपए 1,05,000 रुपए कैश और 1.5 लाख की ज्वेलरी और कटर और अन्य चीजें जो है खुखरी और इनसे बरामद हुआ इसमें। तो अभी इनसे जो पूछताछ की गई तो इनका काफी आपराधिक इतिहास भी निकल के आ रहा है, जिसको अभी हम आगे मीडिया से इसको शेयर कर देंगे। नैनीताल झील में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मल्लीताल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय नाविकों की कड़ी मशक्कत के बाद शव को झील से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसआई दिनेश जोशी ने बताया कि शव की शिनाख्त 20 वर्षीय रोहन शर्मा के रूप में हुई है, जो 25 दिसंबर से रहस्यमयी परिस्थितियों में घर से लापता था। परिजनों ने मल्लीताल थाने में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मृतक के पिता ने रोहन ने उसकी पहचान की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों का पता लगने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोई खबर नैनीताल से आपको सुना रहे हैं, जहां पर नैनीताल झील में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मल्लीताल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय नाविकों के साथ कड़ी मशक्कत से शव को बाहर निकाला और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसआई दिनेश जोशी ने बताया कि शव की शिनाख्त 20 वर्षीय रोहन शर्मा के रूप में हुई है, जिसकी 25 दिसंबर से रहस्यमयी परिस्थितियों में घर से लापता हो गया था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी परिवारजनों ने दर्ज कराई थी। सूचना पाकर मौके पर मृतक के पिता पहुंचे हैं और शव की पहचान की है, जिससे पता चला कि ये शव रोहन शर्मा का है, जो 20 साल का था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। देखिए, रोहन शर्मा है, उम्र 20 वर्ष है इसकी। इसके पिताजी का नाम है पुष्कर चंद शर्मा, जो मल्लीताल का रहने वाला था। दिनांक 25 तारीख से गायब चल रहा था और 30 तारीख को इसके पिताजी ने इसकी गुमशुदगी थाने पर दर्ज कराई थी। आज दिनांक 3/1/2024 को इसका यहाँ पर शिव मंदिर के पास में शव बरामद हुआ है झील से, नैनी झील से। आगे इसमें पंचायतनामे की और पोस्टमार्टम। देहरादून के रायपुर पुलिस ने वाहन चालक पर जानलेवा हमला करने की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में 3 नाबालिगों को अपने संरक्षण में लिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया है। बता दें कि आरोपियों ने लूट के इरादे से 2 वाहन चालकों को रोककर हमला किया था। हमले के दौरान आरोपियों ने बेसबॉल के डंडे, खुखरी, नकली पिस्तौल का इस्तेमाल किया था और अपनी कार से फरार हो गए थे। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पीड़ित दीपक कुमार की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया, जबकि दूसरे पीड़ित मंजीत सिंह राठौर की तहरीर पर भी दूसरा मुकदमा आरोपियों की पहचान पारस, साहिल, प्रियांशु और अमन निवासी देहरादून के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से खुखरी, नकली पिस्तौल, बेसबॉल, डंडे, रिफ्लेक्टर, पिलर और घटना में इस्तेमाल कार पुलिस ने कब्जे में ले ली है। एसएसपी ने थानाध्यक्ष गिरीश नेगी की टीम द्वारा आरोपियों को पकड़ने जाने में सफलता हासिल करने पर शाबाशी दी। मामले का खुलासा करने पर एसओजी देहात ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। एसओजी प्रभारी चिंतामणि मैथानी और उनकी टीम का भी उत्साहवर्धन किया। देखिए, थाना रायपुर और डोईवाला में 2 केसेस रजिस्टर्ड थे, जिसमें 31 की रात को थानो रोड पर और डोईवाला थाना क्षेत्र में यह सूचना थी कि देर रात्रि एक कार से जो है कुछ लड़के उसमें थे अज्ञात, जिन्होंने गाड़ी रोकने का प्रयास किया और उस पर जब गाड़ी नहीं रोकी उन्होंने तो डंडों से प्रहार किया, जिससे गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन वो वहां से सकुशल निकल गए। सेम तरह की घटना ऐसी सूचना डोईवाला थाना क्षेत्र के इंटीरियर्स में भी प्राप्त हुई थी। तो इसको देखते हुए चूंकि गंभीर प्रकरण था, कुछ लड़कों की बात आ रही थी, कुछ लड़के हैं और जो लाठी डंडा लिए और एक पिस्तौल जैसी चीज भी दिखाने का प्रयास किया रोकने के लिए,
तो इस पर तत्काल ही टीम बना दी गई थी और इसमें अभी जो इसमें हमने पूरे केस का जो इसमें अनावरण किया उसमें 4 लोग जो है अरेस्ट किए गए। 3 इसमें चूंकि अंडर एज है, विधि विवादित किशोर है, तो उनका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा। और इन छात्रों से जब पूछताछ हुई है तो पूछताछ से पता चला कि ये विभिन्न जगहों पर पढ़ते हैं, कुछ लोग काम करते हैं और इनका एक ऐसी बैठे बैठे इनको एक प्लान बना कि जो थाना रोड है या इधर की रोड है जहां थोड़ी सुनसान रहता है तो वहां पर चल के लोगों को रोककर हम चाहेंगे तो कुछ अगर पैसे मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो उनको भयक्रांत करने के लिए लाठी डंडे लेके चलते हैं जिससे डर जाए वो। और इसी घटनाक्रम में उन्होंने 2 जगह ये अटेम्प्ट किया था। दोनों जगह ये बड़ी अच्छी बात थी सेफली कि किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, बट गाड़ी को एक जगह काफी क्षतिग्रस्त कर दिया था। और इनसे जो है जो गाड़ी है उसके साथी से पूछताछ से पता चला कि ये कैसे अपने टारगेट को ऐसे कर लेते हैं कि डर नहीं पुलिस का या किसी चीज का। तो इनके साथ 2 लड़कों का और नाम पता जिनके पास एक गाड़ी है कार, वो पहले उस रूट को जाके देख लेते हैं कि कोई पुलिस की विजिबिलिटी है या कोई भीड़भाड़ और कोई गाड़ी उड़ी तो नहीं आ रही है। जब को लगता है कोई सुनसान गाड़ी आ रही है तो वो उन्होंने 2 गाड़ियों को टारगेट किया। तो इसमें जो है 4 लोग जो अरेस्ट हुए, सभी लोग की प्रोफाइल जो है देखा जाए तो सब 18-19 साल से लेकर 21 साल तक के बीच के हैं और गाड़ी बरामद कर ली। इनके पास जो पिस्तौल दिखाकर ये डरा रहे थे वो नकली पिस्तौल थी और उसका भी आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया। बेसबॉल के डंडे वगैरह भी ले जिसके द्वारा ये लेकर घूमते थे गाड़ी में और 31 की रात को निकले थे ये। और रिफ्लेक्टर पिलर और जो फुकरी वगैरह इनसे बरामद हो गई है। तो देखा जाए कि बड़ी घटना को ये अंजाम दे सकते थे या उस दिन भी कोई घटना बड़ी हो सकती थी। तो खैर वो किसी तरह से इनकी गिरफ्तारी के बाद टल गई है। बाकी 2 लोग के जो नाम आए हैं उनकी भी तलाश के लिए टीम लगाई है, तो वो भी ऑलमोस्ट क्लोज पहुंचे। मुझे लगता है शीघ्र उनको भी हम अरेस्ट कर लेंगे। रानी पोखरी थाना पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया जिसकी पहचान आफ्ताब खान निवासी सिविल लाइन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी की साथी मुन्नी बेगम निवासी अलीगढ़ अभी फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि रानी पोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत 21 में 2025 को ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात हुई थी। शिकायत पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था। अब जाकर पुलिस ने मामले का खुलासा किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई सोने की अंगूठी बरामद हुई है। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र चौधरी की टीम फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई को भी शुरू कर दिया है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार की हर की पौड़ी लिए चलते हैं जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।